Guys, good morning. Welcome to the second day of our training on Canada. This training is basically meant for counselors, as I've already told you. First part में भी मैंने बताया कि ये counselors के लिए training है. Counselors का मतलब ये कि basic information about Canada और उसके processes इसमें दिए जाएंगे. Detailed information about filling out forms, the processes of doing that, जो operations का basic part है, वो हम लोग इन वीडियोस में कवर नहीं करेंगे. दिस इज़ अ 4 पार्ट सीरीज, 4 दिन का सीरीज रहेगा, जहाँ पे कि हम लोग 4 दिन में कनाडा, लाइक हमने यूएस कवर किया था वैसे ही हम कनाडा कवर करेंगे. ओके, सो लास्ट जो हमारा फर्स्ट डे था उसमें हमने देखा था कनाडा एज अ कंट्री. कनाडा जो कंट्री है वो कैसी है उसके बारे में हमने देखा था, और काफ़ी सारे हमने रीजंस देखने की कोशिश किया था कि कनाडा में पढ़ने के क्या रीजंस हमें देने चाहिए टू द स्टूडेंट, कि भाई कनाडा क्यों पढ़ना चाहिए. आज हम लोग इन डेप्थ कैनेडियन सिस्टम्स को, बाकी कुछ सिस्टम्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहला जो मैंने पोर्शन लिया है इस टुडे आज के अंदर, वो है कि कनाडा का जो एक्चुअल स्टडी परमिट होता है, जो वीज़ा होता है, उसके स्टेप्स क्या है, विच आर द स्टेप्स. तो सिंपल है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं, राइट, तो पहला तो स्टूडेंट को ये बताना पड़ता है कि कनाडा में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे क्या मिलता है, क्या उसकी इकोनॉमी है, जो हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट डे में, पिछले दिन में हमने देख लिया था. लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है एंड स्टूडेंट ओके करता है दो चीज़ों के लिए. पहला तो ये कि भाई कनाडा ओके है उसके लिए, हम उसको, वो कनाडा के लिए कन्विंस्ड है और हम कन्विंस्ड है कि वो कनाडा कर सकता है, और वो हमारी सर्विसेज के लिए ओके करता है. तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज. हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिलेक्ट करते हैं. नाउ ये यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है, कितने टाइप के यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, क्या फीस होती है उनकी, क्या कोर्सेज मिलते हैं, ये आज हम लोग ड्यू कोर्स में देखेंगे, राइट. पर द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि जब स्टूडेंट बोलता है यस मुझे तुम्हारी सर्विसेज चाहिए और मुझे कनाडा जाना है, और हमें भी लगता है कि हाँ वो कनाडा जा सकता है, मतलब उसके पास एकेडमिक कैपेबिलिटी है, पैसों की कैपेबिलिटी है, और उसके पास बेसिकली आईएलटीएस या इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश की कैपेबिलिटी है, हमें ये लगता है, तो कनाडा के हम लोग कुछ उसको ऑप्शंस देते हैं. वी सेंड दी ऑप्शंस. ऑप्शंस आर जनरली सेंट इन टर्म्स ऑफ एन एक्सेल शीट. उसमें से हम लोग चूज करते हैं उन ऑप्शंस में से कुछ, एंड उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट. सो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज, राइट. ओके, बट वो जो कोर्सेज हैं, राइट, उसमें जनरली एक कनाडा में काफ़ी जगहों पे एप्लीकेशन फीस होता है, अनलाइक यूके, राइट. यूके में मोस्टली एप्लीकेशन फीस नहीं होता है, कनाडा में एप्लीकेशन फीस होता है, right. Okay, it might range from even $50, let us put it that way, 50 Canadian dollars से लेके 150 Canadian dollars हो सकता है. उसके कुछ पोर्टल्स भी होते हैं, जैसे ओंटारियो रीजन के एक पोर्टल है, राइट. ओके, बट देन दोज आर ऑल ऑपरेशनल इश्यूज जिसके अंदर की आज हम लोग डेल्व नहीं करेंगे, विच इज़ नॉट व्हाट द स्कोप ऑफ द वीडियो फॉर टुडे इज. ठीक है. सो बेसिकली बात एकदम सिंपल है कि कनाडा में एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसका यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट से हम फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, राइट. वी विल एक्यूमुलेट डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स. ये हम बाद में देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट. बट एसेंशियली हमको एजुकेशन या स्टडी के उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से लेवल पे है, राइट, उसका पासपोर्ट, राइट, उसका पासपोर्ट और उसका लैंग्वेज, लाइक आईएल्स वगैरह वगैरह, ये मोस्टली हमें ये ज़रूरत पड़ती है. कुछ और चीज़ें हैं जो हम बाद में देखेंगे इन डिटेल्स. सो फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि आपने सिलेक्ट किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज कहाँ पे. दूसरा, उसके एक्यूमुलेट किया उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स, राइट. उसके बाद हमने अप्लाई किया, राइट. वी अप्लाई. ओके, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, हम वो सारी एंट्री हमारे सीपीएस, केस प्रोसेसिंग शीट, जो कि हमारे आईएमएस जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका जो एक पार्ट है, राइट, उसके अंदर फिल आउट करेंगे. इसका एक अलग सा पोर्शन है जहाँ पे कि सीपीएस और आईएमएस के बारे में हमने डील किया है, वो हम लोग बाद में लेंगे. वी विल टेक इट लेटर, राइट. ओके, मतलब लेटर मतलब इन सम अदर वीडियो, पर वो हम पंच इन करेंगे और उसको हम एप्लीकेशन करवा देंगे.
द नेक्स्ट पोर्शन विल बी वी गेट कंडीशनल ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये है कि कॉलेज इन प्रिंसिपल, कॉलेज जो है इन प्रिंसिपल अग्री करती है कि भाई मैं उसको एडमिशन दूंगा, राइट। इन प्रिंसिपल द कॉलेज अग्रीज दैट मैं उसको एडमिशन दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रखते हैं, शर्तें रखती है। अगर उसका आईएलटीएस या लैंग्वेज तैयार नहीं है तो वो लैंग्वेज का कंडीशन रख सकती है। अमूमन अगर सब कुछ तैयार है तो कम से कम फीस क्या तो वो रखेगा ही कि भाई मेरा फीस तो आपको भरना पड़ेगा, जो ट्यूशन फीस है वो आपको भरना पड़ेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये फीस का कंडीशन तो आता ही आता है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने एप्लीकेशन किया है टू द यूनिवर्सिटी, आप फीस भर के तो नहीं कर रहे हो, ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, 5 में आपने अप्लाई किया था, 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपने या कॉलेजेस में अप्लाई किया था, उसमें से 3 में से आपके कंडीशनल ऑफर लेटर आ गए, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट कर लिया, राइट, वन यू सिलेक्ट, ओके, एंड देन यू पे द ट्यूशन फीस टू इट, ओके। द इंस्टीट्यूशन अप्लाइज फॉर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पाल। ना ये क्या चीज़ होती है हम बाद में देखेंगे। जो इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटी है, उसको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पाल उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। वी विल सी व्हाट प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इज, वो हम डिटेल्स में देखेंगे आगे। उसके बाद हम जीआईसी पे करेंगे, वी विल कम टू दैट कि जीआईसी क्या चीज़ होती है, कैसे पे किया जाता है। उसके बाद आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना रहता है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये इसको भी हम बाद में लेंगे, मतलब इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम लोग लेने वाले हैं कि मेडिकल टेस्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या मेडिकल टेस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे, राइट। हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो हमारा काम नहीं है, राइट। और उसके बाद हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद, राइट, बायोमेट्रिक देंगे। बायोमेट्रिक का मतलब कि थंबप्रिंट जो इम्प्रेशन है वो कनाडा लिया जाता है, अनलाइक यूएस जो कि 10 प्रिंट लेता है, कनाडा सिर्फ थंबप्रिंट लेता है, राइट। और बायोमेट्रिक करेंगे और फिर हम वेट करेंगे वीज़ा आउटकम का, राइट। दिस इज द बेसिक प्रोसेस by which we work on student visas, basic process of student visa working, right, इस तरह का है। this is the flow chart, okay। और कनाडा में 3 मेजर इंटेक, मतलब मेजर इंटेक्स तो 2 ही है, एक सितंबर इंटेक है और एक जनवरी इंटेक है। मतलब कि स्टूडेंट्स सितंबर इंटेक में जा सकते हैं और जनवरी इंटेक में जा सकते हैं। सबसे मेजर इंटेक सितंबर है, फिर जनवरी है, और कुछ है जो कि मई में भी देते हैं कुछ कोर्सेज। सम यूनिवर्सिटीज गिव कोर्सेज इन मई एज वेल। कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज, जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स। सम यूनिवर्सिटीज एंड सम कोर्सेज में बी ओपन इन द मंथ ऑफ मई एज वेल। देयर मे बी वेरी स्पोरेडिक स्मॉल यूनिवर्सिटीज जो कि रोलिंग इनटेक्स भी देते हो हर 2-2 महीने में, पर उसका जो तादाद है वो बहुत ही लिमिटेड है। सो एसेंशियली हमें याद रखना है कि सितंबर इंटेक एक मेजर इंटेक है, जनवरी इंटेक उससे छोटा इंटेक है, और जो मई इंटेक है वो दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटेक, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ओके। हमारे लिए अच्छा भी है। जनरली हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो अप्रैल मई में ख़त्म होता है, मार्च अप्रैल मई। इंडिया की मैं बात करूँ, 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देकर रिजल्ट आ जाता है, तो उनका जो इंटेंडेड इंटेक है वो सितंबर उस साल हो सकता है, प्रोवाइडेड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पहले से। अब we come to the Canadian post-secondary education system. We are talking only about the post-secondary education system 12th के बाद, क्योंकि इंडिया से मोस्टली 99.9% लोग, 99.9% of the people that would be sending, right, would be after 12th. आफ्टर 12th हम भेजेंगे, या तो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भेजेंगे, राइट, ओके। ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद भेजेंगे, या 12th करने के बाद हम भेजेंगे। बिफोर 12th, राइट, अगर कोई 11th में है या 10th में है, वो जाना चाहता है, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 10th में पढ़ता हूँ और मेरे को कनाडा स्टडी करने जाना है, राइट, क्या वो पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। लेकिन इंडिया से वीज़ा का रेशियो, जो सक्सेसफुल वीज़ा का रेशियो है, बहुत ही कम है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज जो बंदा है, उसका बंदा या बंदी है, उसके साथ एक गार्जियन को जाना कंपलसरी हो जाता है, पेरेंट को जाना कंपल, तो दोनों का, एंड द पेरेंट इज नॉट अलाउड टू वर्क।
सो बेसिकली 2 जनों का खर्चा लगता है, यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। हमारे लिए बहुत क्लियर है कि हम लोग जो करेंगे वो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे, राइट। लेकिन हाँ, बिफोर 12th कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि भाई ऑलरेडी जो एक मान लीजिए कि फादर है वहाँ पे जाके पढ़ रहा है, वाइफ एंड चिल्ड्रन वांट टू गो एंड जॉइन, ऐसी कुछ चीज़ें अगर होती है तो बात अलग हो जाती है। अदर देन दैट जनरली हम लोग वी डोंट डील विथ वीज़ाज विच आर स्कूल वीज़ाज, स्कूलिंग वीज़ाज में हम लोग डील करते नहीं हैं। लेकिन हाँ, कोई बहुत स्पेशल केस है, केस टू केस बेसिस पे वो हमें इवेल्युएट करना पड़ता है, पर नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम स्कूलिंग वीज़ाज में डील नहीं करते हैं, राइट। ओके, अब जो कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें देर आर 2 बेसिक काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक को यूनिवर्सिटी बोला जाता है, एक को कम्युनिटी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज बोला जाता है, राइट। सो एक यूनिवर्सिटी है और एक कॉलेज है, राइट। ओके, कम्युनिटी कॉलेजेस का मतलब होता है कि छोटी छोटी कम्युनिटीज ने चालू किया होता है फंडेड, जो पीपीपी हम इंडिया में काफ़ी बार पीपीपी के नाम से जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से हम जानते हैं, राइट। मोर और लेस उसी तरह की कॉलेजेस हैं, लेकिन स्टार्टेड बाय कम्युनिटीज, छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे कम्युनिटीज चालू किया होता है, बाद में उसको गवर्नमेंट जो है पैट्रनेज देती है और वो कॉलेज अच्छा खासा कॉलेज बन जाता है। एंड ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको पता ही है कि व्हाट आर प्राइवेट कॉलेजेस, कि भाई हाँ मैंने मेरा कॉलेज खोला है, लाइक से यू नो एनीथिंग विच इज़ प्राइवेट। इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं, राइट। और दूसरा है यूनिवर्सिटीज़, राइट। ओके, यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स डिग्री देती है, मास्टर्स डिग्री देती है और पीएचडी देती है। नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं वो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, काफ़ी बार बहुत बहुत स्पेशल केसेस में बैचलर्स डिग्री, यूटीपीज, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये देती है, राइट। इसको हम डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट को काउंसिल करने के लिए। स्टूडेंट तो आके कुछ भी बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा मेरे को एमबीए करना है कनाडा में, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एन एमबीए इज टू बी डन। एमबीए वो कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, 12th के बाद कोई आएगा बोलेगा कि मेरे को कुछ करना है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वी कम टू द यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। स्ट्रेंजली कनाडा इतना बड़ा होने के बावजूद देयर आर ओनली 97 यूनिवर्सिटीज इन द होल ऑफ द कंट्री। पूरे कंट्री में सिर्फ 97 यूनिवर्सिटीज हैं। कंपेयर दैट टू इंडिया जहाँ पे कि लगभग कंपेयर दैट टू द यूएस जहाँ पे कि लगभग 4700 यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। एंड कंपेयर दैट टू इंडिया जहाँ पे कि लगभग 1400 यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। यूएस और इंडिया के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यूएस में लगभग 4700 यूनिवर्सिटीज, इंडिया में 1400 यूनिवर्सिटी। इंडिया इज मच स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ एरिया एज कंपेयर टू कनाडा, बट द होल ऑफ कनाडा हैज गॉट ओनली 97 यूनिवर्सिटीज, राइट। ओके, नाउ बेसिकली क्यूएस रैंकिंग में ऐसा है कि 13 ही कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट, जो कि लगभग टॉप 300 में पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग में आती हैं, राइट। देयर आर अबाउट 300 यूनिवर्सिटीज़, ओके फाइन, एंड दीज आर ऑल ब्यूटिफुल यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे admission lena is going to be difficult. So basically let us understand this, because there are only 97 universities in Canada, right, which offer, जैसा मैंने आपको बताया, either bachelor's degree or master's degree or PhD programs. This makes bachelor's degree, master's degree and PhD degrees in Canada super competitive. हर एक को नहीं मिलेगा। आप कोशिश करो इंडिया से मास्टर्स करने की, यू मस्ट हैव एक्सीलेंट क्रेडेंशियल्स टू गेट इनटू मास्टर्स, राइट। सो सबको नहीं मिलेगा मास्टर्स या इवन बैचलर्स डिग्री। 12th के बाद बैचलर्स करना है, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट इनटू बैचलर्स डिग्री। उसका हमारे पास तरीका है, वी विल कम टू दैट लेटर, बट देन मूलतः बात यह है कि यूनिवर्सिटीज इन कनाडा आर ओनली 97, और ये हमने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज का लिंक मैंने विकीपीडिया से निकाल के, दिस इज अ विकीपीडिया लिंक, राइट। तो इसमें से निकाल के मैंने रखा है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो, मैगिल यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 200 लगभग यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती है. दिस आर द ग्लोबल रैंक इन 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट. एंड दिस इज द विकीपीडिया लिंक. आई होप इट डजंट चेंज इन द फ्यूचर. सो ये लिंक आप खोलेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट दीज यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट. ऑफ कोर्स देर आर होल लॉट ऑफ, मतलब ये 10 हुए तो 87 यूनिवर्सिटीज़ और है. अभी एक यूनिवर्सिटी और बना है तो 98 यूनिवर्सिटी हो चुकी है अभी कनाडा में, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दिस इज़ वेरी डायनामिक. सो अभी का मतलब इन शॉर्ट बात एकदम सिंपल है. यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन कनाडा इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. मे इट बी बैचलर्स, मे इट बी मास्टर्स और मे इट बी PhD. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है. सोल्यूशन है कम्युनिटी कॉलेजेस. देर आर 150 कम्युनिटी कॉलेजेस इन कनाडा. 150 कम्युनिटी कॉलेजेस हैं और ये सबको एडमिशन देती है, राइट. ओके, ये सबको एडमिशन देती है, प्रोवाइडेड यू हैव बेसिकली द बेसिक क्रेडेंशियल्स, लाइक कि आपके 50-55% हैं 12th में, राइट. 50 या 55% है, उसके ऊपर है, राइट. इंग्लिश आपकी ढंग की हो, तो ये सबको एडमिशन्स देती है. लेकिन कम्युनिटी कॉलेजेस बैचलर्स नहीं देती. कम्युनिटी कॉलेजेस या तो फिर डिप्लोमा देगी, राइट, या तो फिर एडवांस डिप्लोमा देगी. बहुत कम चांसेस हैं. कुछ ही कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो कि ऑथराइज्ड है बैचलर्स डिग्री देने की, लेकिन इसका संख्या बहुत ही कम है. इसकी संख्या 2% है. सो इसको हम डिस्काउंट ही कर सकते हैं कि भाई ऐसा हम कम्युनिटी कॉलेजेस देती ही नहीं है. तो या तो डिप्लोमा देती है, या तो एडवांस डिप्लोमा देती है, या तो फिर अगर किसी को ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो PG डिप्लोमा देती है. ये 3 में से एक ही तरीके का कोर्स कम्युनिटी कॉलेजेस देती है, राइट. और तीसरे टाइप का है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन कनाडा. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ. सो जैसा मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी कॉलेजेस बेसिकली PPP या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे कि फ़ीस काफ़ी सब्सिडाइज होती है. तो इंडिया से मैक्सिमम लोग यहाँ पे जाते हैं और ये जनरली डिप्लोमास ही अवॉर्ड करती है, राइट. ओके. एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस हैं. दीज आर सम प्राइवेट कॉलेजेस. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कॉलेज and community college, private college या university is that these are completely profit making organization. यहाँ पे fees थोड़ी high होगी, right. And these are some of the good private colleges that Canada might have, right. जैसे Trinity Western University है या Concordia University of Edmonton है. These are all reasonably good universities that Canada boasts of. ओके. सो ये कुछ कंपैरिजन्स हैं बिटवीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कम्युनिटी कॉलेज. ट्यूशन फीस जैसे है कि भाई ट्यूशन फीस फॉर द इन स्टेट स्टूडेंट्स, राइट, एंड आउट ऑफ स्टेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो जनरली पब्लिक कॉलेजेस या कम्युनिटी कॉलेजेस में कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस. Financial aids, private colleges in Canada offer scholarships, काफ़ी सारी चीज़ें. Obviously, these are profit making as you can understand. You can just read through this. मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत रहेगी. प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिटी के ऊपर काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, राइट. तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा while you choose private colleges, right. Class size, as you can understand that public colleges में जो हैं, right, वहाँ पे कम ही होंगे as compared to the private ones. Private ones जितने हो सके ठूसेंगे, right. Career opportunities generally अच्छा ही रहता है दोनों का. So actually there is no difference between the two, right. We will come to which are the institutions that you should not choose, right. We will come to that in the future of this presentation. जैसे ये है. Now this is very very important. जो भी कॉलेज कनाडा में है उसको कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक DLI नंबर दिया हुआ है. DLI stands for Designated Learning Institutions. DLI नंबर. जिस भी इंस्टीट्यूशन के पास DLI नहीं है, राइट, जिस भी इंस्टीट्यूशन के पास DLI नहीं है वो इंस्टीट्यूशन से अपने को वीज़ा नहीं मिलना है.
अगर एक इंस्टीट्यूशन आपने चूज किया, सपोज यू आर ब्राउजिंग थ्रू द इंटरनेट, आपको एक इंस्टीट्यूशन दिखा, आपको दिखा कि ये इंस्टीट्यूशन आपको मान लीजिए वेल्डिंग ऑफर कर रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, खाली वेल्डिंग का कोर्स ऑफर कर रही है या कारपेंटरी का कोर्स ऑफर कर रही है, और आपको लगा कि भाई हाँ ठीक है, ये सस्ते में काम पड़ जाएगा, कनाडा चला भी जाऊंगा, राइट, और मुझे वो भी मिल जाएगा, मतलब आई वुड गेट अ स्मॉल कोर्स, मे बी अ शॉर्ट कोर्स, एंड मुझे पैसे भी कम खर्चा करना। अगर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका कि DLI नंबर नहीं है, तो 100% 100% वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, 100% वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, राइट, नंबर वन। ओके, SDS कैटेगरी मैं बाद में आऊँगा, व्हाट इज़ SDS, उसके अंदर अप्लाई करने के लिए DLI नंबर इज़ अ मस्ट, इज़ कंपल्सरी। ओके, now there are certain institutions that do have a DLI number, लेकिन they have got a restriction on the post graduate work permit। जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, राइट, पोस्ट स्टडी वर्क, PSW जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों के ऊपर भी उनका देयर कैन बी अ कैप। सो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है while we choose an institution to know that it has got a DLI number to start with, right? Okay, and okay, uska basically it gives you an option of PSW। there are some graphic schools जिनके साथ हम लोग काफ़ी रेगुलरली वो लोग यहाँ पे आते रहते हैं। देर आर सम ग्राफिक स्कूल्स, जैसे कि वो ग्राफिक डिज़ाइन सिखाती है, VFX सिखाती है, फिल्म मेकिंग सिखाती है, मल्टीमीडिया सिखाती है। इंटेंशन ये है कि यू नो इफ़ यू आर रिच एनफ टू कम टू बॉलीवुड एंड स्टार्ट वर्किंग, राइट, आप सीख के स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी सीख के आप आ सकते हो, लेकिन आप कनाडा में काम नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गिविंग यू अ PSW और अ पोस्ट स्टडी वर्क, राइट। Now in very extreme situations ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो यूनिवर्सिटी है उसने कुछ मिसडीड किया है, राइट, लेकिन मिसडीड कब किया है? जब आप कनाडा में उस इंस्टीट्यूशन में चले गए, यहाँ से गए थे तब वीज़ा आपको मिल गया, उसका DLI नंबर था, सब कुछ था, आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया। वो DLI नंबर वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचे, पढ़ना चालू किया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा? अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, राइट, आप या तो फिर यू नो पढ़ते रहो जब तक आपका स्टडी परमिट जो है, वी विल कम टू व्हाट इज अ स्टडी परमिट, वो एक्सपायर हो जाए, राइट, या तो फिर राइट, और वैसे भी हो सकता है कि जब आप एक्सपायर हो जाए तो आपको स्टडी परमिट रिन्यू करो, यू नो स्टूडेंट एनरोल करके जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे DLI हो जिस इंस्टीट्यूशन के पास, या तो फिर आप वहीं पे छोड़ करके आप चेंज कर लो टू एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज गॉट अ DLI। सो बेसिकली DLI नंबर इज़ अ मस्ट, हमारे लिए दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसका DLI नंबर होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। Now we come to the academic programs that Canada offers. It is very important. This is the core. This is the core of what we have to pitch to the students. 12th के बाद अमूमन कोई भी आएगा तो वो आके बोलेगा मेरे को बैचलर्स डिग्री करना है। स्टूडेंट्स डोंट हैव अ कंसेप्ट यहाँ पे इंडिया में कि मुझे डिप्लोमा करना है। जनरली कोई भी आके बोलेगा मेरे को बैचलर्स डिग्री करना है, अगर मान लीजिए उसने 12th साइंस में किया है, राइट, डन इट इन साइंस, तो वो बोलेगा मेरे को BSc करना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को BSc करना है, राइट, ओके, या मेरे को BCom करना है, राइट, समथिंग लाइक दैट, वो ऐसा कुछ बोलेगा, ओके। और जिसने UG करके आया है, मतलब जिसने जो ग्रेजुएशन करके आया है, जो UG लेवल पे नहीं है, जो PG लेवल पे है, वो बोलेगा मेरे को मास्टर्स करना है। नेचुरली इंडिया में तो कौन बोलता है कि मैं मेरे को 12th के बाद डिप्लोमा करना है, राइट, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। जनरली मैक्सिमम लोग आएंगे मेरे को बैचलर्स डिग्री करना है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो लोग बोलेंगे मेरे को मास्टर्स डिग्री करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि देयर इज़ अ डर्थ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही कम है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव फॉर बैचलर्स डिग्री एंड यू नो मास्टर्स डिग्री फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इन डायरेक्टली। PhD की तो हम बात ही नहीं करते, फॉरगेट अबाउट PhD, अभी हम PhD की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट PhD एज ऑफ नाउ, राइट। These are the two basic kind of students who would come to you. So एक बैचलर्स डिग्री होता है, मोस्टली कनाडा में बैचलर्स डिग्री 4 साल का होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं बैचलर्स डिग्री जो कि 3 साल के होते हैं, और बहुत कम बैचलर्स डिग्री ऐसे भी होते हैं जो कि 5 साल के होते हैं, राइट। पर 99% ऑफ द टाइम्स द बैचलर्स डिग्री इज ऑफ 4 years।
ना बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी को बैचलर्स डिग्री करना है तो पहले तो उसके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, नंबर वन, राइट। एंड नंबर टू, द सेकेंड पॉइंट इज कि मान लीजिए कि उसका जो ट्यूशन फीस है वो मान लीजिए $20,000 है, राइट, एक साल का। तो उसको बैचलर्स डिग्री के लिए कम से कम 4 साल यानी कि $80,000 उसको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहीं 2 साल का कोर्स लेता है, 2 इयर्स का कोई कोर्स लेता है, तो उसको 20,000 मान लीजिए उसका फीस है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि सिर्फ $40,000 में उसका काम हो जाएगा। जो इंडियंस के लिए $40,000 जो एडिशनल बचा रहा है, दैट इज अ ह्यूज सम, राइट। सो ये भी कुछ कंसिडरेशंस है, बिकॉज ऑफ विच बैचलर्स डिग्री लेने वाले इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि 30% लोग ही होंगे जो बैचलर्स डिग्री लेते होंगे, 70% ऐसे होते होंगे हैं जो कि ईदर डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा लेते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट, और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई बैचलर्स डिग्री जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ जनरली देती है, बैचलर्स और मास्टर्स, ये कम्युनिटी कॉलेजेस नहीं देती है। Then we come to the undergraduate diplomas. Undergraduate diplomas, UG diplomas are generally 2 years, 2 साल के होते हैं। एडवांस डिप्लोमाज होते हैं वो 3 साल के होते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है 1 साल का। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा, राइट, ओके, वो भी जनरली 2 इयर्स का होता है। मास्टर्स भी 2 इयर्स का होता है और पीजी डिप्लोमा भी 2 इयर्स का होता है। मोर और लेस इसके जो राइट्स हैं वो राइट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, राइट, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट कि अगर आप पीआर में पॉइंट्स को देखने जाएं तो शायद बैचलर्स और मास्टर्स का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू आर एक्टिंग, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द फेडरल पीआर, लेकिन वो हमारे स्कोप के बाहर है। एज ऑफ नाउ हमारे स्टूडेंट वीज़ा के इस डिस्कशन के स्कोप के वो बाहर की चीज़ है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, ओके। सो अमूमन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू गेट वेदर यू डू अ मास्टर्स और वेदर यू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास 1 साल के भी होते हैं, एंड देर आर सम सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि 1 साल के होते हैं, देर आर सम ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट्स जो कि 1 साल के होते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट प्रोफेस, वी शुड नॉट बी very strong proponents of doing certificate courses. ये जो 1 साल के होते हैं, ये कोर्सेज जनरली सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं जो 1-1 साल के होते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स है, मान लीजिए AI हुआ या ML हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 ही साल का ओनली ऑन AI, ओनली ऑन ML, राइट, मे बी इवन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसा एकदम स्पेसिफिक कोई कोर्स हुआ तो 1 साल का मिल सकता है। जनरली अगर कोई बंदा कनाडा में 1 साल का कोर्स लेके जाता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी ऑलमोस्ट फॉर हिम टू चूज फॉर अनदर 1 ईयर कोर्स। तो ऐसा भी पोजीशन बनता है काफ़ी बार कि भाई इंडिया से बंदा 1 ही साल का कोर्स लेके जाता है, 1 ही साल का उसको वीज़ा मिलता है, और उसके बाद वहाँ जा कर के वो 1 साल का और कोर्स लेता है और वीज़ा एक्सटेंड करवाता है। उसके क्या कारण है मैं वो बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन हाँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि भाई इंडिया से लोग 1 साल का वीज़ा लेके जाएं और वहाँ जाके दूसरा कोर्स 1 साल का चूज़ करें और वीज़ा को, जो 1 साल का उसको वीज़ा मिला था, वो एक और साल को एक्सटेंड करवा लें। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्यों करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है, वो हम बाद में समझेंगे। पर हाँ, उसका लॉजिक ये है कि किसी को बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए कि भाई हाँ एकदम वो 1 ही साल के का 1 साल में ख़त्म ही हो जाने वाला है, इतना ही सही कोर्स है लेकिन बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो उसको 1 साल का ही कोर्स कनाडा में जनरली मिलता है। सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन कनाडा आर नॉट फॉर 2 years, ठीक है। सो विल कम टू दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। नो, यहाँ पे इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मैं 2 तरीके के रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा कि ये एडमिशन्स में, ये कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए। इंडिया में आप क्या पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए, लेकिन हाँ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि वो काफ़ी वेरिएबल है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन चेंज होता है, राइट। मैं एक जनरलाइज चीज़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो सबसे पहले हम मास्टर्स डिग्री की एंट्री रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, ओके।
16 years of full time education with 65 and above in bachelor's. लेकिन अमूमन इसीलिए मैंने बोला था कि मैं लिखूंगा 65% would completely depend on the university जहां से आपने इंडिया में किया in the first place, right? इंडिया में अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से करके आओगे 65%, मतलब कि आप समझ लो कि 80% हो गया। यहाँ पे अगर आप VNSU से 65% लेके आओगे, हाँ, तो इट इज समटाइम्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू मास्टर्स। IIT से आपने 65 में तो हो जाएगा, 100% मास्टर्स निकल जाएगा आपका, राइट? सो इट इज सब्जेक्टिव, राइट? ये एंट्री लेवल जो है एकेडमिक एंट्री लेवल, सो ये इंग्लिश लैंग्वेज का है एक। सो देर आर 2 एंट्री क्राइटेरियाज, राइट? एक तो आपका इंग्लिश क्राइटेरिया हो गया और एक आपका एकेडमिक क्राइटेरिया हो गया। तो एकेडमिक क्राइटेरिया सब्जेक्टिव है कि आपने कहाँ से किया है, क्या किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। इंग्लिश के क्राइटेरिया जनरली ये है, मास्टर्स के लिए 6.5 नो लेस देन 6 चाहिए, यानी कि आपको 6.5 बैंड चाहिए और नो लेस देन 6, राइट? ये जनरली इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। आजकल 2024 की मैं बात करूं, ठीक है, 2024 की मैं बात करूं, तो वीजा रिक्वायरमेंट्स इससे अलग हैं। पहले ये वीजा रिक्वायरमेंट हुआ करते थे, आजकल वीजा रिक्वायरमेंट अलग है। आजकल वीजा रिक्वायरमेंट ऐसे हैं कि एसडीएस में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 6 बैंड चाहिए, राइट? वी विल कम टू व्हाट इज एक्सडीएस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन अ लिटिल वाइल फ्रॉम नाउ, ओके? पीजी डिप्लोमास के लिए भी वही है, राइट? बैचलर्स के लिए भी वही है, और यूजी डिप्लोमास के लिए 6 नो लेस देन 6, यानी हर एक में आपके अगर 6 हो तो मोर देन सफिशिएंट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि आपको शायद एडमिशंस 5.5 पे भी दे देंगे, राइट? पर जनरली these are the requirement when it comes to IELTS and these are the requirement when it comes to TOEFL, right? ये 120 में से होता है obviously, and ये these are the requirements for PTE जो कि 90 में से आता है, और obviously ये 9 में से आता है for people who are new. So IELTS 9 में से ग्रेड होता है, उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सेम TOEFL PTE के भी 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जिसमें से कि 9 में आपके किसी में भी 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। सो और ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होता है, राइट? ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके 6, 6.5 और 6.5 हो, तो ओवरऑल आपके चारों का एवरेज 6.5 हो जाए, और आपके सब में 6 हैं, तो दिस इज ओके, राइट? लेकिन अगर आपके 5 और यहाँ पे मान लीजिए 8, राइट, ओवरऑल शायद 6.5 हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक में 5 है, राइट, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 का है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट? सेम विथ TOEFL, सेम विथ PTE जो कि 90 में से होता है, राइट? TOEFL जो होता है वो 120 में से होता है, राइट? सो TOEFL इज बेसिकली 30 into 4 विच इज 120, और जो PTE होता है वो काफी मिक्स्ड कोर्स होते हैं, वो सभी में से 90 में से दिया जाता है और उसका एवरेज लिया जाता है, राइट? सो TOEFL 30 into 4, सो बेसिकली अगर 20 हैं आपके लिसनिंग में, और मान लीजिए 25 है आपके रीडिंग में, मान लीजिए 20 है आपके स्पीकिंग में, और मान लीजिए कि भाई आपके 25 अगेन है जो दूसरा क्या बचा, राइटिंग, व्हाटएवर, राइट? तो आपका जो स्कोर है वो 90 हो जाएगा। 25 + 25, 20 + 20, 40, 50, 90, राइट? सो उनको जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 88, right? Okay, clear? Now we come to a very important part of Canada, जहाँ पे कि we are going to see कि अगर आपका मान लीजिए कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, दैट मीन्स कि आपको चाहिए थे 70% और आए आपके 65%, तो मान लीजिए मास्टर्स करना था वो नहीं दे रहा है, राइट? या बैचलर्स करना था, बैचलर्स नहीं मिल रहा है, या तो फिर आपको चाहिए थे इंग्लिश में 6 लेकिन आपके आए 5.5, आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम पाथवे प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। जो पाथवे प्रोग्राम है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको उस प्रोग्राम के अंदर ही एंटर करवाएगा, राइट? These are generally run by private institutions. These are generally run by private institutions, जैसे Navitas एक private institution है, right? They are generally run by
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इनटू एक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, राइट। दिस आर ऑल रन बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि जनरली उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही एक छोटी बिल्डिंग लेके बैठे हैं। वहां पे आपको पाथवे करवाएंगे और बिना आपका साल वेस्ट किए, एक साल यहाँ करवाने के बाद आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन यहाँ पे देंगे। अगर आपको मान लीजिए बैचलर्स करना है तो 4 साल में से 1 साल यहाँ करेंगे, 3 साल आप मेन यूनिवर्सिटी में करेंगे। अगर कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, राइट, SFU आपको लेना है, राइट, ओके, विच इज़ अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन कनाडा, राइट, ओके। तो उसका जो है वो एक पाथवे प्रोवाइडर है, एक कॉलेज है, राइट, जहाँ पे कि आप अपना फर्स्ट ईयर कर सकते हैं, लीडिंग टू साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिस इज हाउ द पाथवे प्रोग्राम्स वर्क। पाथवे प्रोग्राम्स दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। पहला ये कि आपका एकेडमिक बराबर नहीं है तो भी वो आपको एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम देगा, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज अगर ठीक नहीं है तो भी आपको वो इंग्लिश भी देगा, टिपिकली 4 से 8 महीने का, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, राइट, ओके, लीडिंग टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, राइट। सो दैट इज व्हाट अ पाथवे इज ऑल अबाउट, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो इंग्लिश लेवल पाथवे प्रोग्राम है, राइट, कि भाई हाँ टोफेल या कहीं पे भी आपके कम मार्क्स आए हों या बैंड्स आए हों तो उसको सॉल्व करने के लिए। और दूसरा एकेडमिक है जहाँ पे कि आपको ऐसा होगा जो कि एकेडमिकली यू आर नॉट मीटिंग द institutions, right, okay. So these are the many institutions offer pathway programs. It's a Toronto Metropolitan University है, right, okay, जो International College of Toronto, Fraser International College, right, British Columbia, International College of Manitoba, right, ICM, right, ये सब आपको pathway programs देती है, generally run by private companies जनरली। बट जो आपका वीज़ा है वो हम मेन कोर्स के साथ ही बंडल करके लेते हैं, राइट, ओके। इसलिए वीज़ा आने के चांसेस आर ब्राइट, वीज़ा आने के चांसेस आर ब्राइट, राइट, ओके। सो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा ये जनरली मैनिटोबा के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको केटर करता है। The next concept that we have to see in Canada are called co-op programs. Co-op programs are programs, right, are cooperative education programs जहाँ पे कि क्लासरूम, राइट, और फील्ड ये दोनों में आपको पढ़ाया जाता है। इन शॉर्ट ये दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपने यूएस कर लिया है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ प्रोग्राम दैट ऑफर्स यू CPT, अ करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट। जो CPT वीज़ा होता है दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दैट कि फील्ड में आपको जाकर काम भी करना है। सो मान लीजिए कोई सोशल वर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है, सिर्फ पढ़ेगा तो क्या करेगा, उसको बाहर जाकर के फील्ड में सोशल वर्क करना भी पड़ेगा, और जिसके लिए कि उसको पैसा भी मिलेगा, राइट, लाइक द CPT, ओके। So this is basically like field work that you have to do which is inclusive in your program, okay. You can read through this, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपके कोर्स में कोऑपरेटिव एजुकेशन इंक्लूडेड है, दैट मीन्स आपका कोर्स कोऑप है, आपका कोर्स कोऑप प्रोग्राम है मान लीजिए, राइट, वो हमें पहले से देखना पड़ेगा। Before we take the admission into a university, we will have to search and take, if required, a co-op program. अगर आपका प्रोग्राम co-op प्रोग्राम है तो आपका जो वीज़ा का टाइप होगा वही इंडिया से अलग आपको मिलेगा। नॉर्मली जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा को S1 वीज़ा दिया जाता है, और जो co-op वीज़ा होता है उसको SW, स्टूडेंट वर्कर वीज़ा दिया जाता है, राइट, ओके। So जैसा मैंने आपको बताया, the visa stamp in the student will receive an SW visa instead of an S1 visa. So you can read through this, you can do more research on Google, but then basic fundamental बात यह है कि co-op program ढूंढने पड़ते हैं, और अगर प्रोग्राम co-op है तो आप co-op एप्लीकेशन ही करोगे वीज़ा के टाइम पे और आपको SW वीज़ा ही मिलेगा, you will get an SW, student worker visa, right, okay.
डिफरेंस बिटवीन कोऑप्स एंड इंटर्नशिप्स, जैसा मैंने आपको बताया, इंटर्नशिप्स मे बी पेड, मे नॉट बी पेड, कोऑप्स आर ऑलवेज पेड। वो ज़्यादा वो करेंगे, दे विल have a paid and more in-depth knowledge of whatever they do. some कुछ कॉलेज, कुछ कोर्सेज ऐसे होते ही हैं जहाँ पे कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, राइट। जो कोऑप प्रोग्राम्स है उसमें रेगुलर क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्स, रेगुलर जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें से आपको ब्रेक ही मिल जाता है, पेड ही होता है, दे आर ऑल पेड, राइट। एंड जनरली इंटर्नशिप्स कैन बी पेड और अनपेड, शॉर्टर इन ड्यूरेशन, ठीक है। तो इंटर्नशिप से थोड़ा फर्क है, पर बेसिकली दिस आर नॉट इंटर्नशिप्स, दिस आर कोऑप प्रोग्राम्स जहाँ पे कि आपको वर्किंग वीज़ा साथ में ही मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो जनरली देखिए मैंने 2 वीज़ाज रखे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हुमेरा बानू गोरा, राइट। जैसे आप देख सकते हैं कि उसका जो वीज़ा है वो S1 वीज़ा है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीज़ा, ये एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीज़ा है, राइट। और ये कौन है, सिद्दत साइमा समाद, राइट, ओके, विच इज़ एन SW वीज़ा, right? So basically these are the 2 basic kind of visas that you are expected to see when it comes to student visas, right? Of course, you can pause the video and you can have a look at a Canadian student visa if you have not seen one. This is how a Canadian student visa would look. Final achievement, ये Canadian student visa है. This is a visa. This is a vignette. ये वीज़ा का विग्नेट है, राइट, ओके, ये वीज़ा का विग्नेट है, ओके। तो जैसे आप देखिए कि ये वीज़ा को एक बार 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि ये एडमंटन से इशू किया हुआ वीज़ा है 2023 से 2025 का। तो ये 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं, राइट, ओके। ये 2023 से लेकर के 2026 तक का वीज़ा है, 3 साल का कोर्स है, राइट। इसका कोऑप है इसलिए 3 साल का कोर्स है, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, राइट, ओके। और बाकी सब चीज़ें तो आई एम क्वाइट श्योर दैट वुड बी लाइक हाउ इट वर्क्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ और डेलिबरेशन करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द वीज़ा ऑफिस, अगेन दिस इज़ ऑल्सो CPC, द केस प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ एडमंटन, राइट, इन कैनेडा। वहाँ से ये वीज़ाज जो है वो इशू हुए हैं। इसके थोड़े सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल इस डिस्कशन में कौन सा CPC में आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बात करना थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा एट दिस लेवल। वो धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस के साथ मालूम चल जाएगा कि व्हाई इज़ अ CPC समटाइम्स इम्पोर्टेंट, कि भाई कौन से जगह पे आपका वीज़ा प्रोसेस होने के लिए गया है, राइट, ओके। स्टडी कॉस्ट, ओके, स्टडी कॉस्ट जनरली 14,000 से लेकर के 29,000 व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमास। जब अगर डिप्लोमास की आप बात करो तो जनरली इस तरह का रेंज होता है, राइट। और अगर आप ट्यूशन डिग्रीज की बात करो तो 25 to 30,000 कैनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको 18,000 से लेकर के 28,000 के बीच में अच्छे कोर्सेज, सभी तरह के अच्छे कोर्सेज जनरली मिल जाते हैं, राइट। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट वी विल व्हेन इट कम्स टू ट्यूशन। कुछ और है बुक्स, दिस आर ऑल वेरी सब्जेक्टिव, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू डेलिबरेट टू मच ऑन दिस are all very subjective, some laptops and health insurances, right, any other fees, so these are all projected sums that you might have। पर हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फीस, राइट, दैट 1 साल का ट्यूशन फीस, राइट, 1 साल का ट्यूशन फीस कितना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, वी विल कम टू दैट इन अ फ्यू मोमेंट्स टाइम। The next portion we come to is called the GIC amount. So obviously आपको वीज़ा लेने से पहले फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपको कंडीशनल ऑफर को अनकंडीशनल ऑफर लेटर करना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, राइट। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ऑफर कंडीशनल आता है, कंडीशनल मतलब कि कुछ नहीं होगा, बाकी सब आपने फुलफिल किया भी होगा तो भी वो फर्स्ट इसमें तो बोलेगा कि भैया फ़ी पे करो तब मैं आपको अनकंडीशनल दूंगा। तो कंडीशनल तो मान लीजिए आप 5 ऑफर लेटर ले आए, उसमें से एक आपने चूज़ किया और उसका फ़ी पे कर दिया, फिर उसका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया। खाली उतना ही नहीं, कनाडा जाने से पहले आपको एक GIC अकाउंट खुलाना पड़ता है, राइट। GIC अकाउंट एक खुलाना स्टैंड्स
फॉर अ कनेडियन अकाउंट। ये अकाउंट कनाडा में खुलाना पड़ता है अपने को, एंड आई मीन दिस इज़ अ वेरी टिपिकलिटी या इडियोसिंक्रेसी ऑफ कनाडा, जो कि और कंट्रीज़ में जनरली नहीं है। जर्मनी में तो फिर भी कुछ ब्लॉक अकाउंट जैसा खुलता है, पर दिस इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग वेर इन बेसिकली इट एक्सक्लूड्स कि आपको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? यू डोंट हैव टू शो फंड्स इन कनाडा फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। वो हम लोग डिटेल्स में आएंगे कि फंडिंग कैसे कनाडा के वीज़ा को किया जाता है, लेकिन हाँ, if you have this kind of an account wherein you are assuring the Canadian government that you have the money put in your own bank account in Canada, it is called the GIC, right? GIC stands for Guaranteed Investment Certificate, stands for Guaranteed Investment Certificate। ये जो GIC है ये कुछ नहीं है, बट इट इज योर ओन अकाउंट, इट इज योर ओन अकाउंट, इट इज योर ओन अकाउंट इन अ कैनेडियन बैंक, इट इज योर ओन अकाउंट इन अ कैनेडियन बैंक। GIC कुछ नहीं है, बट इट इज योर ओन अकाउंट इन अ कैनेडियन बैंक। सो आप ये बोल सकते हैं कि भैया मेरा खुद का इंडिया में बैंक अकाउंट है, तो मैं कनाडा में अकाउंट क्यों खुलाऊंगा, वो भी जब तक मुझे वीज़ा मिला नहीं है, राइट? मेरे को वीज़ा मिला नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मैं ऑल ऑफ अ सडन कनाडा में अपना बैंक अकाउंट क्यों खुलाऊंगा या खुलाऊंगी। लेकिन हाँ, दिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर यू टू इवन अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए कनाडा में, सो बेसिकली इट इज़ लाइक अ ब्लॉक मनी, जो जर्मनी में ब्लॉक मनी बोलते हैं, राइट? इट इज़ अ ब्लॉक मनी जो कि आपको कनाडा के बैंक में रख छोड़ना होता है। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो ये जो पैसा है ये राशनड तरीके से आपको वापस दिया जाता है, एक साल साथ में वापस पूरा पैसा आपके अकाउंट से निकल, सो दैट जितना भी टाइम आप कनाडा में है, एटलीस्ट 1 ईयर, वो अपने आप को आप उस पैसे से सपोर्ट कर सकें। So it is given to you in a rationed way. Okay, fine. So this is how the GIC works out, right? मैं कुछ points इसके लिए, and these are the participating banks. ये कुछ participating banks है, right? अभी in total 16 banks हैं जिन्होंने GIC 2024 की मैं बात करूँ तो जिन्होंने GIC में participate किया है। These are the banks जैसे हमारे SBI, ICICI, right? These are all Indian banks, right? Okay, जो कि इंडिया जो CIBC अगेन, राइट? CIBC भी इंडिया में है, राइट? ये सब बैंक्स हैं, बैंक्स स्कोशिया है, राइट? दीज आर वेरी कॉमन बैंक्स जिसके ऊपर कि हम लोग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, राइट? जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे से प्रेजेंस रखते हैं। ओके, सो हाउ इज द GIC अकाउंट? व्हाट इज द GIC अकाउंट? पहला वायर ट्रांसफर 20,635 GIC प्लस 200 फी टू योर GIC अकाउंट इन कनाडा। ये जो $200 का फीस है ये काफ़ी बार एप्लीकेबल होता है, कुछ बार एप्लीकेबल नहीं भी होता है। दैट निटी ग्रिटीज हमें घुसने की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशंस का मैटर है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट। सो GIC ऑफ $20,635 कैनेडियन डॉलर्स ये आपको करना पड़ता है, राइट? ओके, जो फर्स्ट मंथ है जब आप कनाडा, अगर वीज़ा मिल गया, वीज़ा नहीं मिलेगा तो पूरा वापस आ जाएगा, राइट? वीज़ा नहीं मिलेगा तो आपको पूरा जिस अकाउंट से आपने भेजा था उसी अकाउंट में आपको पूरा पैसा वापस आ जाएगा। इसको आपको वायर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। दैट मीन्स स्टूडेंट के अकाउंट से, इंडिया में स्टूडेंट के अकाउंट से वो पैसा स्टूडेंट का ही कैनेडियन अकाउंट में जाएगा। सो बेसिकली अगर मेरा नाम है ही अमलन चक्रवर्ती, मेरा नाम अगर अमलन चक्रवर्ती है, राइट? तो एग्जैक्टली इसी स्पेलिंग का, इसको मैच करता हुआ मुझे ये कैनेडियन बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जो हमारी जो ऑपरेशंस टीम है वही करती है, राइट? ये बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। इफ देयर इज अ नेम मिसमैच, चक्रवर्ती की जगह में चक्रबोर्ती हो गया तो ये पैसा वापस आएगा और जो रेट फ्लक्चुएशन है उतना पैसा आपका कैनेडियन डॉलर टू इंडियन रुपीस में जो आपका फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन है पैसा कटेगा भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई हम लोग बहुत बहुत ध्यान से ये अकाउंट को बनाएं और कोई भी नेम वेरिएशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो अमाउंट है ये सिर्फ स्टूडेंट के अकाउंट से ही स्टूडेंट के अकाउंट में जा सकता है जहाँ पे कि नाम सेम हो।
बाकी ये जो ट्यूशन फीस वाला जो पैसा है, ये दुनिया में कोई भी भर सकता है। ये जो ट्यूशन फीस का जो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में आप कहीं से भी भर सकते हो और कोई भी भर सकता है, राइट? ओके, सो दिस इज वन ऑफ द कैचेस ऑफ द GIC अकाउंट। जब आप कनाडा में पहुंचेंगे, वीजा आ जाएगा, तो फर्स्ट मंथ में आपको 4127 से लेकर के 6190.5 इनिशियल दे दिया जाएगा, राइट? स्टूडेंट बैंक अकाउंट इन कनाडा में दे दिया जाएगा। और उसके बाद आपको 1204 से लेकर के 1376 पर मंथ 12 महीने के लिए दे दिया जाएगा। After 12 months, you would have received your 20,635 investment back with interest. Interest के साथ वो पैसा आपको दे दिया जाएगा. If you multiply, you will find it is slightly more. बाहर foreign countries में rate of interest 2%, 3% ऐसा ही होता है, right? So it is slightly more than the $20,635 that you get, right? So this is the concept of GIC. For today, we will take a break and we will continue with the rest of the session tomorrow. And day after tomorrow, we will put in some counseling sessions. Today, we will end with a video which shows you the 10 best countries that you can probably choose, 10 best cities rather, that you can choose in Canada to stay. Top 10 best cities to settle in Canada as a new immigrant. So, you've applied to come to Canada as a permanent resident, but you don't know exactly where you should live. Everyone has heard of Montreal, Toronto, and Vancouver. But who knows if those are really great cities to start your new life? This list looks at the big cities in Canada that are most accessible to new immigrants. 10. Vancouver, BC. The largest population centre in British Columbia, Vancouver is surrounded by water and has one of the mildest climates of all Canadian cities. Vancouver features a growing economy and particularly diverse population. A popular destination for South Asian and Chinese immigrants, Vancouver offers the best of the best when it comes to outdoor living, an active cultural centre, and a booming social spot. Vancouver is a gem on Canada's west coast. Of the visible minority population in Vancouver, the most represented is the Chinese population, 44%, followed by the South Asian, 24%. Markham, Ontario. Markham is a suburb of North Toronto that is easily accessible from Toronto by transit or highway. It's right next door to Richmond Hill. Markham has a high volume of immigrant settlers, the largest portion of visible minorities, identifying as Chinese, 45%. The second largest population of visible minorities identify as South Asian, 17.8%, followed by the Black community, 2.9%. Although once known for being an agricultural community, Markham now boasts itself as the high-tech capital of Canada. 8. Saanich, BC. Saanich is the largest municipality in Greater Victoria by area and boasts plenty of variety in landscape. The population of Saanich is as culturally diverse as its territory, and for thousands of years has served as home to the First Nations people. The largest visible minority population in Saanich identify as Chinese, 33%, with the second largest identifying as South Asian, 25%, followed by Filipinos, 18%. Employment rates among the immigrant population in Saanich are high, and household incomes are also high. Although crime rate has increased in the past 4 years, Saanich remains a relatively safe area to settle. 7. West Vancouver, BC. The richest city on this list, West Vancouver is a suburb of, you guessed it, Vancouver. The biggest industry sectors in the region are professional services and real estate, and the average household income is pretty high. Unemployment in West Vancouver is low. Although housing prices have been increasing in West Vancouver, August 2017 marked a sharp decline. West Vancouver's immigrant population makes up 44% of the population.
the largest group of visible minorities in West Vancouver are Chinese, 35%. The second largest are West Asians, 25%, and the third are Korean, 11%. 6. Oakville, Ontario. Oakville, Ontario has had a steadily increasing population over the past few years. Of the visible minorities, the largest percentage living in Oakville identify as South Asian, 34%. The second largest percentage identify as Chinese, 18%, followed by the Black population, 12%. Unemployment rates are low, around 6.1%, although the average rent cost has been on the incline for the past 24 years. Despite this increase in housing costs, though, Oakville remains a solid choice for immigrating families. 5. Toronto, Ontario. Toronto, Ontario is best known for being the most populous city in all of Canada. A large percentage of Toronto's diverse population are immigrants, with almost 50% being foreign-born. Unlike many other areas, there is no one particular foreign-born group that significantly dominates another. The ever-increasing Toronto population is expected to reach over 60% visible minorities in the near future. Currently, of the visible minorities in Toronto, the largest percentage identify as South Asian, 26%, Chinese, 25%, and Black, 18%. The average median income for homes in this area has steadily increased since 2010, and the unemployment rate in the area is in decline as income in the area increases. However, so too does rent and cost per square foot of property. A place of great multicultural gathering, Toronto is costly to live in, but with secured employment it puts you right in the heart of the action. 4. Richmond Hill, Ontario. The population of Richmond Hill has been on the steady incline since 2006, and the vast majority of neighbourhoods in the area are labelled as wealthy. When it comes to visible minorities, the largest ethnic group found in Richmond Hill is Chinese, 30% of the population. After the Chinese, the West Asian, 10.4%, and South Asian, 7.7%, are the second and third largest ethnic groups. Richmond Hill has one of the highest employment rates in the province, and most of the businesses in the area are smaller, employing just a handful of people. Real estate is a booming industry in this area, but housing is not the most affordable. In fact, Richmond Hill ranks in the top 20% highest real estate prices in Canada. That said, crime rates are very low, making this a safe community for families. 3. Calgary, Alberta. Calgary is the largest city in Alberta and the third largest urban area in Canada. A large metropolitan area, the economy here is diverse and includes financial services, transportation and logistics, technology and energy. Most particularly, this area is a great destination for engineers, mechanics, miners, and business professionals. As the Calgary population continues to grow, housing sales are rising, but rent prices are slowly declining as we see an increase in rental properties availability. Another diverse area, Calgary has numerous visible minorities, the plurality of whom identify as South Asian, 24%, Chinese, 28%, and the Filipino, 11%. Crime in the area is low, and unemployment is slowly improving. 2. Vaughan, Ontario. The fifth largest city in the Greater Toronto Area is Vaughan. Of the largest minority population in the area, the most significant percentage identify as South Asian, 33%. Following the South Asian population, the Chinese at 16% are the second largest minority group, followed by those who identify as Other, 12%.
Vaughan boasts slightly higher employment rates than average for Ontario. The business sector is the largest employment sector of Vaughan. Median income in this area is slightly higher than the province average. Property prices in the area are declining, but remain quite high. However, rent prices have been quite stable for the past year, if not for a small increase. Vaughan is a safe area for families to live in, with low crime rates, and it is particularly appealing for those looking for employment in the retail and manufacturing sectors. 1. Burlington, Ontario. Burlington offers a great quality of life and is a safe area to live with low crime rates. Real estate prices in Burlington are currently declining, and there is plenty of real estate opportunity. As is often the case with declining real estate sales, rental properties are seeing a slight increase in rent and lower availability. As the population of Burlington grows, the area becomes increasingly diverse. Of the current Burlington population, the most represented visible minority, 33%, claim South Asian heritage. Following the South Asian population, the Black population, 16%, and Chinese population, 15%, are close behind. Income in Burlington is higher than the average income of the province, and the unemployment rate is also lower than the province average. Unemployment is particularly high in the sales and service occupations, and the largest industry is business services.